केमिकल काइनेटिक्स में जैसे मान लीजिए एक जनरल इक्वेशन आपको दे दिए और इसमें स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट दिए ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी। अगर आपसे कहा जाएगा कि आप रेट लॉ लिखो तो रेट लॉ जो है आप ये स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट देख के नहीं लिख पाओगे। रेट लॉ आप कैसे लिख पाओगे? जो अगर आपको ये बात पता है कि इन रिएक्टेंट्स की जो मोलर कंसंट्रेशंस हैं उनमें पावर्स क्या आनी चाहिए। और ये पावर्स कैसे पता कर रहे हैं हम लोग? एक्सपेरिमेंटली। ये बात समझ में आ रही है आपके? ये जो स्मॉल ए स्मॉल बी देख करके आप यहाँ पे पावर्स नहीं लिख सकते अगर आप रेट लॉ के हिसाब से रेट लिख रहे हो। और इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि या तो आपको रेट लॉ डायरेक्ट दिया होगा या फिर आपको डाटा दे देंगे जिससे कि आप जो है रेट लॉ निकाल पाओगे। मैं आपको जो है रेट लॉ कैसे निकाला जाएगा उसका एक शॉर्टेस्ट तरीका बता रहा हूँ, एक न्यूमेरिकल का एग्जाम्पल लेकर। ये क्वेश्चन नंबर 4.11 है। इसमें आपको पेन लगाने की जरूरत नहीं है। आपको केवल इसमें रेट लॉ पूछा है। क्या पूछा है आपसे? रेट लॉ पूछा है। बिना पेन लगाए आपका मुश्किल से 12-13 सेकंड में आंसर आपको आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो चालाकी की गई कि किसी भी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दो एक्सपेरिमेंट में सेम रख ली। जैसे आप यहां देख पा रहे हो, यहां पर एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में बी की कंसंट्रेशन कैसी रख दी बेटा जी? सेम रख दी। तो अब जो आप रेट लॉ तो पता नहीं है। रेट लॉ जब पता नहीं तो आपने क्या किया? पावर्स को एज्यूम कर लिया कि भाई ए के रेस्पेक्ट में जो पावर है वो क्या मान लिया? पी मान लिया। और बी के रेस्पेक्ट में पावर कितना मान लिया आपने? क्यू मान लिया। तो आप देखिए यहाँ पे रेट कितना है? दिस वन। के नहीं मालूम है, एज सच रख दो कि ए की कंसंट्रेशन 0.1 की पावर पी। बी का कंसंट्रेशन कितना रखोगे यहाँ पे? 0.1 पावर क्यू। एक इक्वेशन ये बना ली। अब एक्सपेरिमेंट फोर्थ यूज करके आप इक्वेशन बनाने वाले हो। कितना रेट है? 2.40 इंटू 10⁻² इक्वल टू के। 0.4 पावर पी 0.1 पावर क्यू। दोनों को डिवाइड जब आप करोगे तो कंडीशन कुछ इस तरह की आ जाएगी। ये डाटा देख करके आप दो समझ सकते हो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 1/4। 6 4 जा 24। और ये तो कैंसिल हो जाएगा। बी क्या बचेगा? 1.1/0.4। तो कितना आ जाएगा? 1/4। और इसकी पावर आपने कितनी ली हुई है? ए की स्मॉल पी मानी हुई है आपने ना बेटा। तो बस जब बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाने वाली हैं? इक्वल हो जाने वाली हैं। तो पी पावर कितना आ जाएगा? 1। यानी कि जब रेट लॉ लिखोगे तो पी की वैल्यू कितनी मिल गई तुम्हें बेटा जी? अब बी के रेस्पेक्ट में जब निकालना हुआ, बी की पावर निकालनी, तो एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड और थर्ड में ए की कंसंट्रेशंस को कांस्टेंट रख लिया हमने। तो बिल्कुल वैसे ही। और आप बहुत आराम से समझ सकते हैं। 7.2 डिवाइड बाई 4.2.88 कितना आएगा? 1/4 कितना आएगा? और जब इसको करोगे तो बेटा जी कितना रहेगा? 2 2 जा 4 1/2। तो यहाँ पावर कितनी चल रही है बेटा जी? मैं अब बात कर रहा हूँ पी और क्यू के रेफरेंस में। क्या आ जाएगी? क्यू आ जाएगा। और अगर आप चाहते हो इसको क्यू को फाइंड करना तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे? ये 1/कितना आ गया? 1/4। या ऐसा भी लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख लो, उसको रिवर्स कर लो आप। 2 4 इज इक्वल टू 2। और यहाँ कितना आ जाएगा? हाँ, 2 पर आपका क्यू आ जाएगा। हाँ, वो यहाँ गलती ये कर दी, हाँ क्यू कर दिया। तो 2 पर आपका क्यू आ जाएगा। और यहाँ कितना है? 4। तो आप क्या कर दोगे? 2 पावर 2 इज इक्वल टू 2 पावर क्यू। बेस से में पावर इक्वल, तो क्यू कितना आ जाने वाला है बेटा जी? 2 आ जाने वाला है। बिना पेन लगाए भी आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बोर्ड में सॉल्व करना है तो आपकी मजबूरी है, आपको लिख करके दिखाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एमसीक्यूज में अगर आएगा तो उसमें आपको यहाँ पर थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात। ये दूसरे तरह का क्वेश्चन भी आप सीख लो, रेट लॉस से रिलेटेड आपको मिल सकता है। कि जैसे आपको बोला आ रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू आ रिएक्टेंट। अब नहीं पता कौन रिएक्टेंट, लेकिन बता रखा है कि ऑर्डर कितना है? सेकेंड।
तो रेट इज इक्वल टू के, और रिएक्टेंट मैंने ऐसे ही रख दिया, और बता रखा है ऑर्डर कितना है, 2। भाई ऑर्डर क्या होता है, सम ऑफ पावर्स इन द रेट लॉ। रेट लॉ में जो पावर्स होंगी उनको सम आप कर दोगे तो ऑर्डर मिल जाएगा। तो रेट इक्वल टू, आपने एक जनरल इक्वेशन बना ली, इस डाटा से आर रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू आर रिएक्टेंट। क्योंकि यहाँ सेकंड ऑर्डर बोल रहा है ना, इसलिए मैंने यहाँ पावर कितनी लगा दी है, 2। अगर 3 बोलते 3 लगा देते, 1 बोलते 1 लगा देते, 0 बोलते 0 लगा देते। हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल। तो आर डैश क्या हो जाएगा, अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कैसा कर दें बेटा जी, डबल कर दो आप, तो रेट इक्वल टू के 2r², कितना जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। यहां बोला रिड्यूस टू हाफ, तो 1/4। भाई रिड्यूस टू हाफ है, पावर भी तो है ना 2। तो जब r/2 करोगे, जैसे ही हटा दें तो r/2 कर दें, r डबल डैश सेकेंड वाले पार्ट के लिए, तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बहुत आसान आसान आपको मिल ही रहे हैं। अगला जो टॉपिक है वो आप ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी का करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं जैसा अभी बता रहा था आपको कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर से क्वेश्चन डेप्थ के साथ आ रहे हैं। एनसीईआरटी की लाइंस को पकड़ के एग्जामिनर जो है क्वेश्चंस बना रहा है लास्ट 23, 24, 26 में। अगर आप देखेंगे तो जिनका टॉपिक कम पड़ा हुआ है उन्हीं के लिए सारी बातें, पर जिनकी तैयारी अच्छी है वो एनसीईआरटी की लाइंस को भी इन चैप्टर्स में अच्छे से रीड करें। जैसे मॉलिक्यूलरिटी है, ये आप रिएक्शन की स्टैच्यूमेट्री देख करके बता सकते हो। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको दें, जैसे ये H2 प्लस Cl2, अगर ये कंबाइन करके HCl फॉर्म कर रहा है, तो आपसे अगर मॉलिक्यूलरिटी पूछें तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल रिएक्शन, वो भी कौन से स्टेप में, स्लोएस्ट स्टेप में। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो जनरली लिखा हुआ है, तो यहाँ भी 1 मॉलिक्यूल है, यहाँ भी 1 मॉलिक्यूल, तो आप बोल सकते हो उसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 2। लेकिन रिएक्शन को देख करके ऑर्डर नहीं बता सकते। ऑर्डर की शर्त है कि आपको रेट लॉ गिवन हो, और अगर नहीं होगा तो मैंने अभी बताया आपको, डाटा दिया होगा, डाटे की हेल्प से आप जो है जनरल इक्वेशन बना करके देख लेंगे कौन से दो रिएक्टेंट, किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दो एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट लेगी, उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ऑर्डर के लिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि इस रिएक्शन का जो ऑर्डर कितना रहता है, 0 रहता है। यानी कि H2 और Cl2 की पावर कितनी लगाओगे आप, 0 0। तो ये कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन हो गई, 0 ऑर्डर की रिएक्शन हो गई। तो मॉलिक्यूलरिटी जो है एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हो, ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट है, जिसमें जो पावर टर्म्स आप देख रहे हो इनका अगर आप सम कर दोगे तो क्या मिल जाएगी आपको, ऑर्डर मिल जाएगी। ऑर्डर कैन नॉट बी डिटरमाइंड थ्योरेटिकली, उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंटल डाटा चाहिए होगा, तब रेट लॉ लिखेंगे, तब जाकर के ऑर्डर निकाल पाएंगे उनकी पावर्स का सम करके। अदरवाइज रेट लॉ तुम्हें पक्का पक्का गिवन होने वाला है। तो इस तरह से और ही बात देख सकते हैं आप, जैसे मॉलिक्यूलरिटी जो है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, ऑर्डर फ्रैक्शन में हो सकती है। मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं हो सकती, 0 का मतलब तो कोई मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है, वो तो नहीं हो सकता। ऑर्डर 0 हो सकती है, जैसे आप देख रहे हो, है ना। एक छोटा सा टर्म और बता रहे हैं आपको, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। तो अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एस्टर की जो हाइड्रोलाइसिस है, ये आपके पास एस्टर है, और इसकी अगर हाइड्रोलाइसिस आप करें, एसिड कैटालाइज रिएक्शन आप कराएं, तो ये एसिड बन जाएगा और अल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन और यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी। तो यहाँ पर अगर इसका मैं रेट लॉ लिखूंगा तो रेट इक्वल टू KCH3COOC2H5 पावर 1। ये मैंने कैसे पता किया होगा, या किसी ने भी कैसे पता किया होगा, हाँ एक्सपेरिमेंटली पता किया होगा। और H2 की पावर 0, ये कैसे पता किया होगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेट लॉ हमेशा गिवन होगा। तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 1, और 1 कितनी बेटा जी, 2, कितनी, 2। ऑर्डर कितनी है,
वन है। कैसे पता चल रहा है? 1 + 0, जो भी ये पावर टर्म्स आपको दिए हैं इनका सम कर लेना है रेट लॉ में। तो ऑर्डर कितनी आ गई बच्चों? 1 आ गई। तो ऐसी बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस जिनकी ऑर्डर 1 हो अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, वो स्पेसिफिक कंडीशन क्या है? वन ऑफ द रिएक्टेंट इज इन एक्सिस। जैसे आपने 10 ml इथाइल एसीटेट ले लिया और सी वाटर में जाकर के आपने पोर कर दिया, क्या वाटर की कंसंट्रेशन में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। पड़ेगा भी तो हमारे बस की बात नहीं है, उतना माइन्यूट जो चेंज है उसको हम नोटिस कर पाए, और रेट बिना चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट के निकाल नहीं पाएंगे हम लोग पर यूनिट टाइम, है ना। तो इसलिए क्योंकि वाटर कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, तो जो रिएक्शन का रेट है वो वाटर की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई आपकी? कैसी रिएक्शन हो गई? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसी बाइमोलिकुलर रिएक्शन जिसमें कि ऑर्डर कितनी हो? 1 अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। वो स्पेसिफिक कंडीशन क्या है? मॉलिक्युलरिटी बिकम सॉरी ऑर्डर बिकम्स 1। मैं आपको मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूं। मैं एक रिएक्शन आपके लिए लेता हूं, देखिए। मैं अमोनिया वाला ले लेता हूं आपके लिए। मैं अमोनिया का डिकम्पोजिशन करा रहे हैं प्लेटिनम सरफेस पर। तो अमोनिया का जो डिकम्पोजिशन है प्लेटिनम सरफेस पर, उससे डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन गैसेस बनेंगी। क्या आपको इस समय दिख पा रहा है कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पर? 2। तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हो गई? 2 हो गई। कितनी हो गई? 2। लेकिन अगर इसी रिएक्शन की मैं ऑर्डर लिखूंगा बेटा जी, तो रेट इज इक्वल टू के और NH3 की पावर 0। NH3 की पावर कितनी ली मैंने यहाँ पे? 0। ये मुझे कैसे पता चला होगा? एक्सपेरिमेंटली पता चला होगा मुझे। किससे पता चला होगा? ठीक है, उसकी आपको चिंता करनी नहीं है। उसके लिए अगर आपसे पूछेंगे तो डाटा देंगे। तो ऐसी रिएक्शन जिसकी मॉलिक्युलरिटी 2 हो वो बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गई। अब यहाँ ये बात आ सकती है कि भाई यहाँ पे पावर 0 कैसे आई, क्या उसके पीछे कॉन्सेप्ट? उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है, जब प्लेटिनम की सरफेस पूरी तरह से कवर हो गई अमोनिया के मॉलिक्यूल से, तो N2 और H2 गैसेस बनना शुरू हो गई। अब नए मॉलिक्यूल जो अमोनिया के हैं वो इस पर एड्सॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना ऐसे था, जो बात गलत थी। हुआ क्या? जिस कुछ समय बाद कुछ समय बाद इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। जिस रेट से अमोनिया के मॉलिक्यूल डिकम्पोजिशन में जा रहे थे N2 और H2 बनाने के लिए, उसी रेट से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर फिर से क्या बनाना शुरू कर दिया? अमोनिया। यानी कि अमोनिया की कंसंट्रेशन में कोई चेंज लगभग लगभग हो ही नहीं रहा था। और रेट निकालने की पहली शर्त है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। और अगर कंसंट्रेशन में चेंज नहीं तो किस बात का रेट रेट हम नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन दिया गया, वो अलग थ्योरीज है, वो इस बेस पर दिया गया कि कुछ समय बाद डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया और कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, उनके बीच में क्या एस्टेब्लिश हो गया? इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम पे आप सब जानते हो, क्लास 11 में पढ़ा है। कंसंट्रेशंस क्या हो जाती है इक्विलिब्रियम पर? कांस्टेंट। क्या हो जाती है? और जब कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी यानी कि चेंज नहीं हो, तो रेट निकाल नहीं सकेंगे। तो इस तरह से यहां पर ये कॉन्सेप्ट आपको मिला। तो ऑर्डर, पावर, हाँ बोलिए। क्या बात है, ये तो बात है कि 11 की खूबसूरती यही है। 11 की खूबसूरती यही है। इक्विलिब्रियम का बच्चे क्या मतलब समझ लेते हैं? रेट्स इक्वल होते हैं, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। प्लीज मेक इट ए नोट। कंसंट देखिए ना, कोई बात नहीं, अब ये दिन आ गए हमारे, कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए ये हमारे, इधर देखो बेटा जी, कोई बात नहीं, आपकी भी उतनी गलती जितनी हमारी है। देखिए ये हमारे पास 10 लीटर का कोई टैंक है बेटा। यहाँ पर 1 लीटर पर आवर के हिसाब से वाटर एंटर कराओ आप, और यहाँ 1 लीटर पर आवर के हिसाब से वाटर को क्या करो? ड्रेन करो, आउट करो। लेवल कैसा रहने वाला है? 10 लीटर दिखाई पड़ेगा आपको। तो रेट बराबर हो गए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर हो गए, और कंसंट्रेशंस क्या हो गई? कांस्टेंट। तो प्लीज मेक इट ए नोट, इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर हो जाते हैं, लेकिन कंसंट्रेशंस क्या हो जाती हैं? कांस्टेंट। तो जो यहाँ बात कर रहे हैं अमोनिया वाली, ये वाली बात रहेगी। तो कंसंट्रेशंस कैसी हो गई? कांस्टेंट हो गई। एक आध क्वेश्चन और दिखाता हूँ इसमें आपको।
ऐसे ऐसे आसान क्वेश्चंस भी आपको मिल जाते हैं। कह रहे हैं फॉर अ रिएक्शन ए प्लस बी प्रोडक्ट द रेट लॉ इज गिवन, रेट लॉ गिवन है। आपसे क्या पूछा, ऑर्डर, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, पावर्स का सम कर दो। यहाँ कितनी पावर है, हाफ, और यहाँ कितनी है, टू, दोनों को सम कर दो कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। या 2.5 भी लिख सकते हो, ऑर्डर फ्रैक्शन में हो सकती है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्स टू वाई फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक, ये बता रखा है, तो इसका मैं रेट लॉ लिख सकता हूँ, रेट इक्वल टू के, रिएक्टेंट में क्योंकि एक्स है तो उसकी पावर में लिख दूंगा क्या, क्या, 2 लिख दूंगा। कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इज इंक्रीज 3 टाइम्स, ये 3x हो गया साहब, तो रेट कैसे अफेक्ट होगा, फॉर्मेशन ऑफ वाई का 9 टाइम्स हो जाएगा, 3 का स्क्वायर जब करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स। तो ऐसे आसान क्वेश्चन भी आपको मिल। अगला टॉपिक डायरेक्टली मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में आपको बता रहा हूँ, जीरो को छोड़ रहा हूँ आपके लिए। ये वीडियो केवल उन्हीं बच्चों के लिए जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, जो कह रहे हैं कि हम तो गए, तो जाओ नहीं, इसे पढ़ के भी आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। 7 मार्क्स की यूनिट है, मान के चलिए 4 से 5 नंबर डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे, कितना भी डिफिकल्ट पेपर होगा तब भी मिल जाने वाले, क्योंकि पेपर सेटर के पास ऑप्शन इनके अलावा है ही नहीं। लेकिन जिन्हें पूरे नंबर चाहिए एनसीईआरटी की लाइन पे फोकस ज़्यादा करना होगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में देखेंगे, यहाँ पे एक तो ये फॉर्मूला सीखेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट बाई आर। यहाँ पे न्यूमेरिकल में एक डिस्कस करूंगा, दो डिस्कस कर लूंगा चलो आपके साथ, लेकिन इस फॉर्मूले को भी अगर आप लिखाते हैं और फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल आता है तो आपको हाफ नंबर न्यूमेरिकल का तो मतलब फॉर्मूले का तो मिल ही जाने वाला है। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, 0.693 अपॉन टी हाफ। यहाँ पे क्या टर्म क्या है वो सीख लेते हैं। यहाँ पे k रेट कांस्टेंट है, t टाइम है, r नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है, और r क्या है, कंसंट्रेशन प्रेजेंट एट टाइम t। इंपॉर्टेंट बात क्या है, कंसंट्रेशन प्रेजेंट एट टाइम t। और टी हाफ क्या है आपका, हाफ लाइफ पीरियड। रिकॉर्ड कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है आप अटेंशन इधर से लूज कर दोगे, इधर देखेंगे ध्यान से। तो आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन हो गई, और आर क्या हो गया आपका, देखिए सब लोग इसमें जरा, दो बातें याद रखने वाली है, जब भी बात आपसे फ्रैक्शन की होगी तो फ्रैक्शन यहां पर कितना लगाओगे, आर नॉट यहां पर 1 लगाएंगे, आर नॉट कितनी लगाएंगे, 1 लगाएंगे। और जब भी बात परसेंटेज की होगी तो आर नॉट कितना लगाओगे, 100, कितना लगाओगे, परसेंटेज की बात आर नॉट। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, बच्चे इस आर के बारे में कंफ्यूज रहते हैं। दो बातें हो सकती हैं, आपसे बोले रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड 80%, जब कंज्यूम्ड बोलेंगे तो आर कितना लगाओगे आप, 20, भाई बचा कितना, आर। कभी कभी ऐसा बोलते हैं लेफ्ट 80%, तो कितना कंज्यूम, कितना हो गया कंज्यूम 20, तो कितना लगाओगे इस बार, 80 लगाओगे। रिड्यूस्ड टू 80%, रिड्यूस होके 80% रह गया तो भी कितना लगेगा, 80। तो इन तीनों बातों को ध्यान से समझेंगे तभी बात बनेगी, ठीक है। तो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपको आएंगे। ये टी ऑफ यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। हमारे पास क्वेश्चन है भाई बताओ किसी रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगता है, तो इनफाइनाइट। आज तक कोई मशीन ऐसी नहीं बना पाई जो किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट होने का जो पर्टिकुलर टाइम है वो निकाल पाए, क्योंकि कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो इसलिए टाइम उसमें क्या, एनसीईआरटी एग्जामिनर की प्रॉब्लम है। तो एनसीईआरटी एग्जामिनर की प्रॉब्लम जो आपके वन आंसर करेक्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आप बच्चे जरूर करने वाले हैं, वो क्वेश्चन जरूर करने वाले हैं ना, तो वो आप कर लेंगे, उससे बात बन जाएगी आपके बोर्ड एग्जाम में। इसका एक न्यूमेरिकल मैं आपको करा देता हूं अभी। एक ये 4.16 देखो आप, इसमें आपको रेट कांस्टेंट दिया है 60 सेकेंड इनवर्स, हाउ मच टाइम इट टेक टू रिड्यूस, टाइम निकालना है टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू। तो 1/16 रह जाए तो आर कितना लगाओगे, 1/16 ही लगेगा आर, और आर नॉट
वन लगेगा, फ्रैक्शन की बात है तो कितना लगेगा, वन लगेगा। तो सब डाटा डायरेक्ट दिया, के दिया तुम्हें, यहां लगा दोगे, के आ गया। आर की जगह जैसे आपको बता रहे हैं 1/16, और आर नॉट की जगह कितना, वन, और टाइम आप निकाल पाओगे। ठीक है। अब एक क्वेश्चन परसेंटेज वाला भी आपको दिखा दे, जैसे देखिए 4.19, देखो द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 40 मिनट फॉर 30% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट टी हाफ। तो पहले भाई के निकालो आप, के निकालोगे आप 2.303 अपॉन टी, टी की जगह क्या रखने वाले हो आप, 40 मिनट, मिनट में दिया तो मिनट में रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। लॉग आर नॉट कितना रख दूं, 100 रख दूं क्योंकि परसेंटेज की बात है, अपॉन, अब फर्स्ट ऑर्डर एक्शन टेक 40 फॉर 30% डिकम्पोजिशन, तो बचा कितना, 70। इस बात के यहाँ पे नंबर है भाई, और इसलिए मार्किंग स्कीम जब बनेगी तो इस 70 को ध्यान में रखते हुए इसी स्टेप के मार्क्स कम से कम, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ, 1.5 दिए जाएंगे। एक तो वैल्यूज पुट करने के, और दूसरा ये पता करने के कि 70 बच्चा लगा रहा है या नहीं लगा रहा है। कैलकुलेट टी हाफ, यहां से के निकाल पाएंगे। लॉग के लिए परेशान होना नहीं है, लॉग की वैल्यूज आपको गिवन होंगी। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ हाँ हाँ, परसेंटेज की बात है ना भाई, भाई आर नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। परसेंटेज मैक्सिमम कितनी हो सकती है बेटा, ये शेयर मार्केट नहीं चल रहा है कि परसेंटेज 100 से भी ज्यादा हो जाएगी। हमारे यहाँ केमिस्ट्री के अंदर आर नॉट की वैल्यू, परसेंटेज की बात अगर है तो कितना रहने वाला है, और फ्रैक्शन किसका होगा, होल का होगा, वन का होगा, यूनिट का होगा। ठीक है ना। 70 कहाँ से आया, वेरी गुड। इन्होंने इन्हें 1.5 नंबर देख के इनको मन में जिज्ञासा आई कि 1.5 नंबर, हाँ सर कैसे बोल, देखो ये कह रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट फॉर 30% डिकम्पोजिशन। जो रिएक्टेंट था वो कितना डिकम्पोज हो गया बेटा, 30% डिकम्पोजिशन में चला गया। तो इनिशियल कितना बता रहे थे आप, 100, तो कितना बचेगा, 70। यहाँ पे वो अमाउंट रहेगा जो कि उस टाइम पर प्रेजेंट है। मेरे बाप दादा पे क्या रियासती थी उससे कोई मतलब नहीं है, मैं क्या कमा रहा हूं उससे मतलब है। रेट कांस्टेंट की वैल्यू उस बात पर डिपेंड करेगी जो उस टाइम पर प्रेजेंट है। ठीक है। तो रेट हमेशा उस कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है जो कंसंट्रेशन उस पर्टिकुलर टाइम पर प्रेजेंट रहती है। आई होप बात समझ। एक बात तो इस बात पे विश्वास रखिए, जो आपने 2 आउट ऑफ 365 200 डेज मेहनत की है, कोई बात नहीं, उसी का तो सोल्यूशन ये आपको दे रहे हैं। ये जो इतना शॉर्ट में आपको पढ़ा रहे हैं चीज़ों को कि भाई आपने कुछ नहीं किया, 40 50 मार्क्स आपके आउट ऑफ 70 आ जाएं, ये उसी की तैयारी है। लेकिन जिन बच्चों ने आउट ऑफ 365 डेज 200 250 300 डेज मेहनत की है, वो अपनी उन 300 200 250 दिन की मेहनत पे विश्वास करें, ना कि वन शॉट में, ना कि 72 आवर्स में, ना ही 48 आवर्स में, ना ही 6 आवर्स में, ना ही 2 आवर्स में, ना ही इन 6 दिनों की पढ़ाई में। ऊपर वाला आपकी मेहनत को देखता है, और आपके मार्क्स जो आपने पूरे साल मेहनत की है उसी के अकॉर्डिंग ही आने वाले हैं। ऐसा मैं इसलिए बोलना पड़ रहा है कि काफी बच्चे वन शॉट 2 आवर्स सुबह उठ के पढ़िए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उतना अच्छा रिवीजन नहीं कर पाएंगे जो आपने 300 दिन का डाटा आपके पास है, 250 डेज का डाटा आपके पास है, उसको रिवाइज करके आप जाइए। और जाने से पहले प्लीज मेक इट ए नोट, 2023 24 25 का पेपर क्या हम पूरा सॉल्व कर पा रहे हैं, जो हमारी तैयारी है वो जरूर देख के जाइए। ऐसा ना हो अपने मन से तैयारी करके पहुंच गए, 72 घंटे का मैराथन देख करके पहुंच गए 60। ये तो देखो वो तैयारी करने के बाद हम 23 24 25 का पेपर कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या अपने आप को डार्क में रखे हमारी तैयारी हो गई। ये सबसे आसान तरीका है जज करने का कि हमारी तैयारी का लेवल है क्या। अगर आप 23 24 25 के पेपर को बढ़िया से कर पा रहे हो तो इसका मतलब, और देखिए 5 से 7 क्वेश्चन हमेशा जो है वो रिपीट हो रहे हैं। आप देखेंगे 23 24 25 के पेपर में जो क्वेश्चन है वो लगातार क्या हो रहे हैं, 7 मार्क्स के क्वेश्चन, 7 से 11 मार्क्स के क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो रहे हैं। तो अब देखिए पेपर सेटर ये तय करेगा, मैं तय नहीं कर सकता ना। अब ये सब बातें नहीं चल सकती, अब तो जो आपने किया उसको रिवाइज करके जाना है।
और क्या आना है, इससे ज्यादा जरूरी है कि जो हमने पढ़ा हुआ है उसको हम रिवाइज कर लें, या नहीं किया हुआ तो थोड़ा बहुत जो नया सीख सकते हैं वो कर लें। अब तो डू एंड डाई वाली कंडीशन, इसमें कोई ऑप्शन तो आपके पास है नहीं। ठीक है, और फिजिक्स में सारे एक्सपीरियंस आपको मिल गए। सुबह के 2 घंटे पढ़ना, 6 घंटे पढ़ना, मैराथन पढ़ना, 40% से भी कम डाटा आया है। मतलब जो अभी कई बातें हैं जो आपको खुद से मालूम है, आप दे चुके हैं एग्जाम को, तो इन चक्करों में पढ़े ही नहीं। जो अपना आप कर पा रहे हो बेस्ट वो करो। वो हम आर्हीनियस कॉन्सेप्ट से लेते हैं। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट से एक अगले टॉपिक को हम ले लेते हैं। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट पर 3 फॉर्मूले मैं आपको केवल बता रहा हूं। एक तो आप आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में ये रिलेशन सीखेंगे, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में। रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू ए, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इसको बोल देते हो आप, ई एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए बाई आर टी। इसी की एक फॉर्म ऑफ और देख लोगे, लॉग के इज इक्वल टू। अब भाई जब आपने चीजें कम की तो आपको केवल इन्हीं पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। इसमें आप ये क्या हो रहा है, ये हम कैसे करेंगे, वो आपका सर का दर्द है जो आपको हम लेना ही पड़ेगा। और इसको आप अच्छे से समझ लें, समझा मैं दूंगा आपको, उसकी चिंता आप ना करो। दूसरा फॉर्मूला ये आ गया, क्या टर्म यहाँ पर क्या है वो बताऊंगा। 3 न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, और आर्हीनियस कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल अगर आया तो उसे आप क्रैक कर पाएंगे, ये मैं मान के चल रहा हूँ। ए अपॉन 2 पॉइंट, तीनों तरह के न्यूमेरिकल करा दिया आपको बेटा। ऑर्डर कैसे पता करेंगे, रेट लॉ कैसे निकालेंगे। रेट लॉ दिया है तो कंसंट्रेशन चेंज हो रही तो रेट में क्या वेरिएशन आएगा। दूसरा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स करा लिए। और अब आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल, मैंने अभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के वो न्यूमेरिकल टच नहीं करे हैं जो जिनमें सारे के सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट गैसेस स्टेट में है, वो मान के चल रहा हूँ। स्टैचूमेट्री चेंज होकर होगी तो आप उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो इसलिए इसको मैं छोड़ के चल रहा हूँ ऊपर वाले के सहारे कि भाई वो नहीं आना चाहिए। बाकी तो परसों ही पता, जब पेपर होगा तो पता चलने वाला है। देखिए यहाँ पे क्या चीज क्या क्या है वो समझेंगे आप लोग। ये एक्टिवेशन एनर्जी है, आर गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको खुद से लगानी पड़ेगी, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहलाता है, कैपिटल ए। ये दो डिफरेंट हमारे पास एक एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, हमसे पूछा भी एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, तो जब हमें दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर दो डिफरेंट रेट कांस्टेंट पता होंगे तो हम निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला वही है, दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर दो डिफरेंट कांस्टेंट पता है, ई हम निकाल लेंगे। बच्चे इन फॉर्मूलों को लगाते समय हमेशा मैंने देखा है ये आर को भूल जाते हैं, तो आपको आर को नहीं भूलना है। ठीक है, आर को यहाँ पे फॉर्मूले में रखना है और इसकी वैल्यू भी नहीं बोलनी है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अब मैं इसको 3 न्यूमेरिकल आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे ये न्यूमेरिकल में फॉर्मूले आप अप्लाई करोगे। ये 3 न्यूमेरिकल टाइप के आप करके मान के चलो आपको मिल जाने चाहिए। इसको 4.26 बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपसे क्या भी डाटा दिया हुआ है और ये कैलकुलेट करो, तो आप कंपेयर कर लेना बेटा आर्हीनियस इक्वेशन से। रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू कैपिटल ए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ई माइनस ई ए बाई आर टी। तो ये आपको दिया है, आपको क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा। क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना है। ये देखो बेटा, ये के, ये के हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो ए है वो ये पूरा दे रखा है, 4.5 इंटू 10 पावर 11 सेकेंड इनवर्स। और ये देखो बेस सेम है दोनों का, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो माइनस ई ए, मैं इसको आपको लिख के दिखा देता हूं, माइनस ई ए बाई आर टी इज इक्वल टू -2830 है अपॉन टी। अब यहां बेटा प्लीज ये बात ध्यान रखना, ये जो के है ये यूनिट का पार्ट है, ये मत लगा देना यहाँ पे। के इज अ पार्ट ऑफ यूनिट, तो घबराने की बात ही नहीं है। टी से टी चला गया, माइनस माइनस प्लस हो गए। बस क्या करने वाले हो, 28000 मल्टीप्लाई, क्या वैल्यू बताई थी जरा बताना। हाँ, 8.314 जूल पर केल्विन पर
मोल, तो आंसर किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। भाई एनर्जी तो है, एक्टिवेशन एनर्जी, किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। तो एक न्यूमेरिकल मैंने उस फॉर्मूले बताया, एक दूसरा न्यूमेरिकल मैं आपको दिखा देता हूँ अब। एक दूसरा न्यूमेरिकल भी आप सीख लो। ये लीजिए 4.27 आ गया आपके सामने। न्यूमेरिकल के लिए एनसीईआरटी पर भी स्टिक रहेंगे तो भी बात बन जाएगी। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हर चैप्टर के जो स्टार्टिंग के वन आंसर करेक्ट वाले हैं वो तो कर जाएंगे ही जाएंगे। इस क्वेश्चन में भी काफी आसानी आपको पड़ेगी। इसमें आपको ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना बेटा, जो दूसरी फॉर्म बताई थी आर्यन इक्वेशन की, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए, याद है? नहीं याद है तो भाई याद करेंगे। ई ए बाई क्या था बोलना जरा। हाँ आर मत भूलना, ठीक है, अपॉन टी। तो लॉग के हो गया, कंपेयर कर लोगे। ये देखो बेटा, लॉग ए कितना आ गया, 14.34। बात सही कह रहा हूं ना। और ये जो पूरा फैक्टर है आगे वाला, ये बेटा जी किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल तो हो गया। तो बस मैं यहाँ लिख रहा हूँ देखो आपके लिए, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ई ए बाई 2.3, माइनस का साइन में छोड़ के चल रहा हूँ, वो भी दोनों से प्लस ही हो जाने वाला है ना। 1.25 इंटू 10⁴। मैंने बताया अभी आपको के क्या है, ये केल्विन यूनिट का पार्ट है, इसको मत टच करिएगा, ठीक है। कि ये किस यहाँ क्या लगाएंगे, क्या वैल्यू लगाएंगे, रेट कांस्टेंट नहीं है ये, वो स्मॉल के बना रहे हैं, देखो ये आ गया। तो टी से टी जाता रहा, इसमें भी क्या करना है, 1.25 इंटू 10⁴ इंटू 2.303 इंटू 8.314 जूल में आंसर आपका आ जाएगा। बात खत्म हो गई। नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर एक छोटी सी थ्योरी है कोलिजन थ्योरी, वो बताएंगे, बात खत्म। इतना करके चले जाएंगे, 4 से 6 नंबर, 7 भी हो सकते हैं, 4 से 6 नंबर आउट ऑफ 7 आपको मिल जाने चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा का प्रॉमिस करना का मतलब है धोखा देना अपने आप को। अब इसे अप्लाई भी करेंगे आप तभी बात बनेगी। देखो 4.30, यहाँ क्या बोला, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन क्वार्टर प्लस, फॉर्मूला क्या लगाने वाले हैं, हाँ बोलो जरा एक बार, मैं भूल गया, लॉग K2, लॉग इक्वल टू K2 बाई K1, और बेटा आगे ई ए, वह क्या बात है, बिल्कुल ठीक है। और आर को मत भूलना, जैसे हिंदुओं में राम की बड़ी इंपॉर्टेंस, मुस्लिम्स में रसूल की इंपॉर्टेंस, वैसे ही यहाँ पर इस फॉर्मूले में आर के बिना बात खराब हो जाएगी। तो इस बातों का ध्यान रखेंगे, आर नहीं भूलें, आर को बच्चे जनरली भूल जाते हैं। तो फिलहाल लॉग, देखो बोला भाई रेट जो है वो क्या हो गया, क्वाड्र प्लस हो गया। तो मान लो भाई रेट कांस्टेंट, टेम्परेचर किसी इनिशियल टेम्परेचर पर कितना था, के था, ये K2 बाई K1 आएगा, सॉरी सॉरी, है ना। तो ये कितना मान लिया तुमने के, तो जैसे रेट बढ़ेगा वैसे वैसे रेट कांस्टेंट भी क्या हो जाता है, बढ़ता है। और अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे 10 डिग्री सेल्सियस तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, डबल। यहाँ पे क्या बढ़ाया देखो, यहाँ कितना बढ़ा दिया, 293 से 313, तो इसलिए रेट क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया। तो रेट कांस्टेंट भी कितना हो जाएगा, 4K हो जाएगा, ठीक है जी। ये तुम्हें फाइंड करना 2.303, और मुझे लगता है पढ़ते पढ़ते आर की वैल्यू शायद याद हो गई, कितना, ये भाई एग्जाम में दी नहीं होगी, ये अपने पास से लगानी होगी। तो टेम्परेचर कितना पहला वाला, 293 माइनस, यूनिट किस में आ जाएगी, जूल पे आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से जूल पर मोल में आ जाएगा। आप देख लेंगे, आप किलो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो अगर 1000 से डिवाइड कर दोगे तो। फिलहाल ठीक है। अब एक लास्ट बात मैं आपको बता रहा हूँ इस चैप्टर के लिए, वो है हमारे पास क्या, हाँ बेटा जी, सॉल्व क्यों नहीं करना है, कहाँ के, ना बताओ क्या के, ये तो के से के कैंसिल हो गया बेटा जी, log 4 आ गया। log 4 की वैल्यू तुम्हें दी होगी पक्का पक्का। ये फाइंड करना है बेटा जी, ये फाइंड करना है। मेरा कहने का मतलब है देखो, जब हम लोग बिल्कुल ये कह रहे हैं कि हमारी तैयारी बिल्कुल नहीं है, तो हमें क्या करना है, बस उसी का इलाज है ये। यानी कि ये हाफ मार्क्स तो इस न्यूमेरिकल के इस फॉर्मूले के मिल गए बेटा जी। और अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन दे रहा है एग्जामिनर, तो 1.5 इस वैल्यू को लगाने के लिए, वो भी आधा नंबर इसका है, आधा क्या कहूँ मैं,
वैल्यू पॉइंट जो यहाँ पर बन रहा है वो इसका बन रहा है कि बच्चे को ये बात समझ में आ रही है क्वार्टर प्लस का मतलब क्या है। तो वैल्यू पॉइंट होने की वजह से इसी स्टेप में 2 मार्क्स मिल गए। बाकी जो है कैलकुलेशन प्लस यूनिट वो 1 मार्क की हो जाने वाली है। तो एक लास्ट बात इस चैप्टर के लिए देख रहे हैं सब लोग, वो है हमारे पास कोलिजन थ्योरी। इसमें बस 3 बातें ध्यान रख रहे हैं कोलिजन थ्योरी में। कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तभी कन्वर्ट हो पाएगा जब रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करें। लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है कि कोलाइड कर रहे हैं तो प्रोडक्ट बन ही जाएगा। कोलिजन कैसे होने चाहिए? इफेक्टिव होने चाहिए। इफेक्टिव कोलिजन्स वो कहलाते हैं जिसमें एनर्जी, इफेक्टिव कोलिजन्स वो कहलाएंगे जिसमें एनर्जी या तो एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल रिलीज हो या उससे ज्यादा हो, तभी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे। हर रिएक्शन को होने के लिए एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जिसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तीसरी बात, ये भी जरूरी नहीं है कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल एनर्जी या उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही तो प्रोडक्ट बन ही जाएगा ना। ओरिएंटेशन मैटर करेगा कि ड्यूरिंग द कोलिजन जो रिएक्टेंट का ओरिएंटेशन है वो कैसा है। जैसे मान लीजिए छोटा सा एग्जाम्पल दें, ये NO2 के 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं, आपके एनसीईआरटी में दूसरा दिया हुआ है SN1 SN2 का। मैं ये थोड़ा आसान बता रहा हूँ क्योंकि मुझे चीज़ें कॉम्प्लेक्स वाली थोड़ी कम समझ में आती हैं, है ना। देखो जी, ये जब आपस में कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। प्रोडक्ट तभी बन पाएगा जब NO2 का कोलिजन इस तरह का हो कि एक तो इफेक्टिव हो, एनर्जी जो रिलीज हो वो कैसी हो बेटा, इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी या उससे ज्यादा हो, और कोलिजन किसके बीच में हो, एन एन एटम टकराएं, क्योंकि बॉन्ड कहाँ बनना है, एन एटम्स के बीच में बनना है, तब बनेगा N2O4। बात समझे सब लोग? कब बनेगा? हाँ, जब एन से एन टकराए तो ओरिएंटेशन प्रॉपर हुआ तभी तो बना। तो 3 बातें हुई, पहला कोलिजन हो, सेकंड कोलिजन अगर हो तो एनर्जी, हाँ, इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी या उससे ज्यादा रिलीज हो, यानी कि ऐसे कोलिजन्स क्या कहलाने वाले हैं, ये भी सफिशिएंट नहीं है कि प्रोडक्ट बन ही जाएगा। तीसरी बात भी है कि जो ओरिएंटेशन वो भी कैसा हो, प्रॉपर हो। तो इसमें केस स्टडीज आई हैं काफी आपके लिए कि आपको कहते हैं हाइड्रोजन और वाटर के मॉलिक्यूल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं कर रहे क्योंकि जो कोलिजन हो रहा है वो एनर्जी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी रिलीज नहीं कर पा रहा है। कह रहे हैं साहब हमने उसमें लैक्टिक स्पार्क प्रोड्यूस कर दी तो रिएक्शन हो गई, क्या वजह हो सकती है? तो जो लैक्टिक स्पार्क से एनर्जी रिलीज हुई वो एक्टिवेशन एनर्जी को ओवरकम करने में यूटिलाइज हो गई। तीसरी कंडीशन दे दें कि भाई इलेक्ट्रिक स्पार्क भी कर दिया तब भी प्रोडक्ट नहीं बना, तो फिर हो सकता है ड्यूरिंग कोलिजन ओरिएंटेशन प्रॉपर ना हो। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आप कर लेंगे तो बात बन जाएगी केमिकल काइनेटिक्स में।